स्वदेशवासी बंधुगण, वंदे मातरम। आज देश प्रेम से ओतप्रोत नौजवान लोग आपके सामने वीर सावरकर फाउंडेशन के माध्यम से हमारे जो देश को जिन लोगों ने आजाद किया, देश की आजादी के लिए जिन्होंने जघन्यतम कष्ट सहे और देश को स्वतंत्र किया, उन पर जो ब्रिटिश के दलाल थे, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता आ गई तो उन्होंने तरह तरह के मिथ्या आरोप लगाए। आज सावरकर नहीं होते तो सुभाष भी नहीं होते और इस देश से अंग्रेज भी नहीं जाते। आज गांधी को अंग्रेज यहां पे लेके आए। गांधी तो साउथ अफ्रीका में थे। मैं और कुछ नहीं, ये गांधी के पोते की लिखी पुस्तक है मोहनदास, इसी से आपको उद्धृत कर रहा हूं। गांधी को लेने के लिए 20 वर्ष तक आंदोलन करने पर भी उनको कुछ सफलता नहीं मिली, तो गोखले ने उनसे कहा कि तुम कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाओ। तो गांधी ने कहा मेरे को कोई सफलता नहीं मिली और आप चाहेंगे तो मेरा काम करा सकते हैं। तो गोखले लंदन गए। लंदन से साउथ अफ्रीका की जो सरकार थी, वो भी ब्रिटिश सरकार थी, उसको हुक्म गया कि गोखले आ रहे हैं, उसकी बात को मान लो। इस पुस्तक में ये लिखते हैं, गांधी को जब खबर मिली कि गोखले ने खबर दिया कि मैं आ रहा हूं और लंदन में मेरी बात हो गई है, तो गांधी वाज सिंपली ओवरजॉयड। Gokhale would speak to South Africa's ministers on behalf of the Indian government and indirectly on behalf of the empire. It not be easy for the ministers to reject his plea. तो आज गांधी को किस तरह लाया गया। फिर गोखले की जो साउथ अफ्रीका की सरकार से बात हुई, उसके बाद हार्पर जॉन ग्लैडस्टोन ने लंदन को खबर किया। लंदन ऑफिस जो कॉलोनियल ऑफिस था, उसको सूचना दी। As regards the £3 tax, the Prime Minister told me that he thought it would be possible to meet Gokhale's views, though there might be strong opposition in Natal. तो इस तरह अंग्रेज गांधी को यहां लेकर आए और गांधी ने अपनी दुकानदारी चलाई। कांग्रेस के अंदर 15 प्रदेश थे और कांग्रेस का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, जो कांग्रेस का सभापति होगा वही बनेगा। 3 उम्मीदवार मैदान में थे, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी। सरदार पटेल को 12 वोट मिले, राजेंद्र प्रसाद को 2 वोट मिला, आचार्य कृपलानी को 1 वोट मिला। राजेंद्र प्रसाद ने विड्रॉ कर लिया पटेल के समर्थन में। तो पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। नेहरू तो कांग्रेस का बहुत छोटा सा एक नेता था, फॉरेन अफेयर्स सेल का चेयरमैन था, जिसका वो चेयरमैन था राम मनोहर लोहिया सेक्रेटरी था। तो दुर्गा दास जो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, उन्होंने गांधी से पूछा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है फ्रॉम करजन टू नेहरू, कि नेहरू तो कैंडिडेट भी नहीं था, तो नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बन गया। तो गांधी ने साफ गोई में कहा कि ये बात तो ओनली इंग्लिश मैन इन आवर कैंप, हमारे कैंप में अंग्रेजों का दलाल एकमात्र नेहरू था। तो अंग्रेजों ने साफ कह दिया गांधी से कि हम सरदार पटेल के हाथ में पावर नहीं देंगे। तब गांधी के जो समधी थे राजगोपालाचारी, उन्होंने समझाया और नेहरू और गांधी और सरदार पटेल के बीच में बीच बचाव किया और एक समझौता हुआ कि एक ही अगले चुनाव तक तो नेहरू प्रधानमंत्री रहेंगे, अगले चुनाव के बाद सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि सरदार पटेल की मृत्यु पर राजगोपालाचारी लिखते हैं, उनको तो प्रधानमंत्री बनना था, वो इतने जल्दी कैसे चले गए। तो गांधी भी अंग्रेजों का दलाल और जवाहरलाल भी अंग्रेजों का दलाल। वो आक्षेप लगाते हैं सावरकर पर कि सावरकर ने माफी मांगी। अरे जो आदमी 27 बरस तक ब्रिटिश कस्टडी में रहा,
12 बरस तक अंडमान की जेल में रहा, फिर इंडिया के जेल में 3 बरस रहा, फिर 15 बरस तक अपने घर में कैद रहा। एकमात्र इंडिया में वही एक नेता था जिसमें प्रतिबंध था कि वो राजनीति भी नहीं कर सकता है। इवन तिलक पर भी प्रतिबंध या लाला लाजपत राय में भी प्रतिबंध नहीं लगा। तो आज उसको बोलते माफी मांगी। अरे सरकार को कंप्लेन करना क्या माफी मांगना होता है क्या कि हमारे प्रति अन्याय हो रहा है? आज तक नेहरू के जो चमचे हैं उन्होंने एक भी प्रमाण नहीं लाके दिया कि सावरकर ने माफी मांगी, किसी भी पत्र में नहीं दिखाया। हाँ, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में हम बोलते हैं मी लॉर्ड, तो मी लॉर्ड का मतलब थोड़ी जज भगवान बन गया। उसीलिए अंग्रेजों ने कैदियों के लिए एक शब्द की रचना की थी। कैदी यदि शिकायत भी करते हैं तो उसको मर्सी पिटीशन बोलते हैं। तो उस मर्सी पिटीशन को आप माफीनामा कहेंगे। दूसरी बात, सावरकर ने गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा था। बहुत विचित्र बात है। यदि वास्तव में देखा जाए तो गांधी के हत्यारों को शेख पैतेज नेहरू ने दिया। गांधी ने जब मूवमेंट किया, ये इसका खिलाफत मूवमेंट, तो मौलाना आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली आए स्वतंत्र कराने नहीं देश को, अपनी खिलाफत के माध्यम से इस्लामिक शासन को स्थापना करना कि हिंदू और मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान में अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण बनाएंगे, अंग्रेज उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और यहाँ का अफगानिस्तान का अमीर हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा, इस्लामिक शासन स्थापित हो जाएगा। तो मौलाना आजाद कांग्रेस में रह के पाकिस्तान तो बना दिया। तो गांधी समझते थे ये खुराफाती आदमी है, इसको रहेगा कांग्रेस में तो बहुत सत्यानाश करेगा। तो उसने नेहरू से कहा और मौलाना आजाद से भी कहा कि तुम कैबिनेट से रिजाइन करो। कि लॉर्ड माउंटबेटन को डेली रिपोर्ट भेजना पड़ता था लंदन, उसमें ट्रांसफर ऑफ पावर में लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा है, पर नेहरू ने आजाद को रिजाइन करने नहीं दिया। मतलब गांधी कमजोर पड़ गए, इसलिए गांधी को अनशन करना पड़ा 55 करोड़ रुपया दिलाने के लिए। तो 20 जनवरी को गांधी के ऊपर हमला हुआ, मदन लाल पावर ने हमला किया। इसके पहले गांधी जब भंगी कॉलोनी में रहते थे, उन्होंने हिंदू मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में कुरान का पाठ कर दिया। लोगों का विद्रोह हो गया। तो गांधी की सुरक्षा को देखते हुए गांधी को बिरला हाउस में लाया गया। जब मदन लाल पहलवान ने हमला किया, लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से आ रहे हैं जो दुखी हैं, वो गांधी को मार सकते हैं। तो नेहरू ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि गांधी पर और भरकर हमला नहीं हो, गांधी के पास जाने वालों की चेकिंग नहीं हो। पर गांधी नेहरू ने सोचा इस साले को मर जाने दो, और दूसरा हमला हुआ उसमें मर गए। कि नेहरू ने उस एक अपनी कल्पना में एक नई कहानी बना ली कि हमको हिंदुस्तान में किस तरह प्रतिपक्ष को रौंदना है। गांधी की हत्या के 2 घंटा बाद भी, पहले आपने परिकल्पना नहीं की होती तो 2 घंटा बाद अप्पा कासर, जो प्रतिपक्ष के सर्वोच्च नेता थे, हिंदू महासभा के सर्वोच्च नेता थे, वीर सावरकर, जिसने आजाद हिंद फौज को भी बनाया, तो उसको अप्पा कासर को गिरफ्तार कर लिया, जो उनके निजी सचिव भी थे और सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे। तो 2 घंटे में कैसे हम अरेस्ट करते उसको? उसका क्या अपराध था? और दूसरे दिन सावरकर के पास उसको जान से मारने के लिए नेहरू ने अपने गुंडे भेज दिए और सावरकर पर हमला हुआ। वो तो भगवान का कृपा है कि हिंदू महासभा के वहां कार्यकर्ता पहुंचकर सावरकर और उनके लड़कों ने भी बंदूक टान ली तो बच गए। तो वहां से नेहरू ने हुक्म दिया और स्वतंत्रता सेनानी नारायण सावरकर उनके घर पहुंच के उनको घर से बाहर निकाला और जो मार मारा कि वो जिंदगी में उठ नहीं पाया, उसका मरेगी। ये तो नेहरू का कृतित्व था। अब नेहरू ने एक काम किया कि हमने देश के साथ विश्वासघात किया। हमने वोट किया था कि हिंदुस्तान को हम डिवीजन ऑफ इंडिया नहीं करेंगे, हमने तो कुर्सी के लिए भारत का विभाजन कर दिया। 14% वोट हिंदू महासभा को मिला था 1945 में, 1952 में तो मुझको हारना ही है।
सरदार पटेल लिखते हैं नेहरू को 27 फरवरी 1948 को कि गांधी मर्डर केस में सिर्फ 10 आदमी इन्वॉल्व हैं और 8 आदमी ऑलरेडी अरेस्ट कर दिए गए हैं। इन्होंने 26-25 हजार हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को वर्षों तक जेल में क्यों रखा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध क्यों लगाया? आपके पास जब प्रमाण था कि 10 आदमी सिर्फ खाली विपक्ष को क्रश कर देना। 4 तारीख को सावरकर को जिस दिन पहले हमला हुआ तो रात में सावरकर के घर में पुलिस पहुंच गई और उनके यहां से 143 फाइल उठा के ले गए, उनका जो पत्र व्यवहार हुआ। और 4 तारीख की रात में एक डॉक्टर आता है 4 फरवरी को, और उनको 1 साल पहले हार्ट अटैक होता और बीमार रहते, ज्वर में थे, उनको ओके का सर्टिफिकेट देके सुबह 5 बजे अरेस्ट कर लिया जाता है। किस कानून में अरेस्ट किया गया मालूम भी नहीं। इसके बाद 23 मार्च तक उनके परिवार वालों को मालूम नहीं कि सावरकर कहां है। फिर 11 मार्च को दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने जिसके पास वो पावर नहीं था, पंजाब का एक मजिस्ट्रेट का, उसने सावरकर को गांधी मर्डर केस में इन्वॉल्व किया और गांधी मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गए। कैबिनेट की मीटिंग में भी यह मामला उठा तो डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू से कहा यह गलत बात है सावरकर जैसे बड़े आदमी को फंसाना। तो नेहरू ने कहा कि आई वांट ब्लड ऑफ सावरकर। तब गुस्से में अंबेडकर ने भी कहा कि तुम सावरकर का बाल बांका भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद जब इसका जजमेंट आया तो उसमें वो क्या लिखते हैं देखिए, जज साहब दुखी होते हैं तो जजमेंट देते हैं, सावरकर ने देश के लिए बहुत कुछ भुगता, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि ऐसे महान नेता का नाम इस हत्याकांड में क्यों घसीटा गया। तो आप जो मनमाना आएंगे करेंगे, विपक्ष के 26-25 हजार वर्कर को अरेस्ट करके रख देंगे ताकि आपको 52 का चुनाव जीतना है। जब सावरकर यहां छूट जाते हैं तो हिंदू महासभा दिल्ली में भी आप मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, कहीं नहीं मीटिंग बुला सकते। सरदार पटेल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कैबिनेट में हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे, उन्होंने पटेल से कहा भाई कि हमको मीटिंग बुलाने दिया जाए, बोला नहीं बुला सकते हो। तो उन्होंने कहा पटेल से भाई सावरकर का नाम क्यों इन्वॉल्व है? तो उन्होंने उनको आपकी राजनीति के विरोधी राजनीति कर रहे इसलिए है क्या? तो पटेल ने जवाब दिया नहीं, मैं देखता हूं कुछ नहीं होगा। पर पटेल और नेहरू के मुंह पे तमाचा है जब सुप्रीम जज आत्मा शरण ने जो जजमेंट दिया सावरकर को इसमें क्यों फंसाया गया। अब कलकत्ते में जब हिंदू महासभा का अधिवेशन होता है तो 5-7 हज़ार की भीड़ होती है। नेहरू सकपका जाता है, अभी भी हिंदू महासभा जिंदा है। तो नेहरू सावरकर पे अरेस्ट कर लेता है कि मुसलमानों के विरुद्ध भाषण दे रहा था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर एक शर्त लगाई सरकार ने कि सावरकर कोई पब्लिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के जमाने में भी ये हालत, इसमें भी ये हालत। और 52 के चुनाव के पहले उनको छोड़ा जाता है। तीसरा 52 का चुनाव उन्होंने जीता। यह अभियोग लगाते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने समझौता किया सिंध में। अरे मुस्लिम लीग ने ऑफर किया था मेहर चंद खन्ना को, हिंदू महासभा के जो एमएलए थे, उन्होंने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे। और नेहरू ने क्या किया, जो भारतवर्ष में बची हुई मुस्लिम लीग थी उसको कांग्रेस में विलीन कर दिया और सबको मंत्री बना दिया, गवर्नर बना दिया, जिन्होंने देश में कत्लेआम मचाया था। नोआखाली में, कलकत्ता में, पंजाब में, यूपी में, सब जगह, बॉम्बे में, उनको गवर्नर मिनिस्टर सब बना दिया। और आज भी कांग्रेस को शर्म नहीं आती है, जिसने देश का विभाजन किया उस मुस्लिम लीग के साथ केरल में समझौता करके लड़ते हैं चुनाव। उधर पाकिस्तान बनाया, उधर केरल में एक जिला को पहले कम्युनिस्टों ने मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट बना दिया, फिर कांग्रेस ने मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो सांप्रदायिक ताकतों को तुम हमेशा बढ़ावा दोगे, हिंदुओं को मरवाओगे, इसी का नाम सेक्युलरिज्म है क्या? आज मेरा यह शुरुआत हुआ है,
इसके बाद मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, आपके तक बहुत सी जानकारियां पहुंचाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।